हेलो आप सभी, मैं तेजपाल आपसे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने परिवार टैप कंपटीशन में। तो मित्रों, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आपका एकदम करीब में है, लगभग 25 दिन का समय और बचा है। उसके लिए हमारी तरफ से जो भी हो सकता है जीके में इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको दिया जाएगा इस क्लास के माध्यम से। इस क्लास की खास बात क्या है कि इस क्लास में वही प्रश्न लिए जाएंगे जो प्रश्न आने की पूरी संभावना बन रही है, वही प्रश्न आपको लिए जाएंगे और सभी प्रश्नों के डिटेल से समझाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा। जानने समझ में आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न जो कि हम सबसे पढ़ने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है कि प्रख्यात उद्योगपति रतन टाटा को किस सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइएगा। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा उद्योगपति रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर यहीं से आपको पूछ ले कि कब किया गया है तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन इसमें आपको जानकारी के लिए और बता दें, इस्पात से लेकर नमक तक का निर्माण करने वाले रतन टाटा समूह का है, जिसमें से कम 6 महाद्वीपों में इनकी 100 से अधिक देशों में कंपनी संचालित है। कितने महाद्वीप? 6 से अधिक महाद्वीपों में इनकी कंपनी है। और लगभग कितनी कंपनियां हैं? 100 से अधिक कंपनी। कितनी कंपनी? 100 से अधिक कंपनी चल रहे हैं। किसके? रतन टाटा जी को, जो कि हाल में इनका निधन हो गया है, इसलिए ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि संविधान से मौलिक कर्तव्य का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किए गए हैं? मौलिक कर्तव्य का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किए गए? तो आपका हो जाता है भाग 4। कौन सा? भाग 4 में आपका मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया, भाग 4 के क में किए गए हैं। भाग 4 की बात करें तो नीति निदेशित तत्व हो जाता है। क्या? नीति निदेशित तत्व हो जाता है। लेकिन 4 क की बात करें तो इसे 4 क या 1 भी कह सकते हैं, 4 क या ए भी कह सकते हैं, जिसमें आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। और यही प्रश्न बनता है कि मौलिक कर्तव्य भाग 4 में जोड़ा गया, लेकिन किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसे आपको बताना है, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हम बता दें कि यह आपका मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति, किस समिति के तहत? स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति के तहत जुड़ा था आपका। यह भी प्रश्न बनता है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति के तहत जोड़ी गई थी, तो आपका जवाब होगा क्या? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा हमारा मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था। लेकिन अगर पूछ ले कब जोड़ा गया या किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया, उसे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और उसके बाद फिर चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं कि जो लिया गया है आपका पीएम प्रणाम की घोषणा। पीएम प्रणाम की घोषणा पहली बार केंद्र सरकार द्वारा किस बजट में की गई है? पहली बार केंद्र सरकार द्वारा किस बजट में किया गया है, बताइएगा। 2023 और 24 के बजट में पीएम प्रणाम घोषणा की पहली बार केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? अगर आपसे पूछे योजना पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या है, बताइएगा। तो पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य होगा राज्यों को वैकल्पिक उर्वरक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना, यानी कि कृत्रिम जैविक उपग्रह, यानी कि कृत्रिम या जैविक उर्वरकों का प्रयोग ज़्यादा करिए आप खेतों में। और इनका प्रोत्साहित देने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम प्रणाम योजना की घोषणा की थी, जो रासायनिक उर्वरकों से मुक्ति पाने के लिए लागू किया गया था। यह किस बजट में चर्चा की गई? तो आपको बजट हो जाएगा क्या? 2023-24 के बजट में। 2023 और 24 के बजट में पीएम प्रणाम की घोषणा की गई थी। फिर चलते हैं अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में आपसे पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को और किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो और हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जान सकते हैं इसे। यह लगभग 2600 ईसा पूर्व
सिंधु नदी के किनारे 2600 ईसा पूर्व सिंधु नदी के किनारे इसकी खोज की गई थी। अगर पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। कौन? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की खोज की थी। कब? 1921 में। कब? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज रावी नदी के तट पे की गई थी। उसे हम सिंधु सभ्यता भी कह सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने कब की थी? 1921 में की थी। ठीक मित्रों, फिर चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कथक नृत्य की उत्पत्ति उत्तर भारत में कहाँ से हुई है? बताइएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। कथक नृत्य की उत्पत्ति उत्तर भारत में कहाँ से की गई है? बताइएगा। कथक नृत्य की उत्पत्ति उत्तर भारत में आपका कहाँ से? उत्तर प्रदेश से की गई है। कहाँ से? उत्तर भारत में आपका उत्तर प्रदेश से किया गया है। कथक नृत्य आपका उत्तर प्रदेश से किया गया है। और कथक नृत्य के बारे में आइए जानते हैं। कथक नृत्य संगीत, नृत्य और कथा का एक संयोजन है। ये नृत्य और कथा का एक संयोजन भी है। मतलब कथा और संगीत दोनों इस नृत्य में शामिल होते हैं। और कथक नृत्य के 3 विशेष रूप से घराने हैं जो जाने माने जाते हैं। मतलब कथक नृत्य की उत्पत्ति हुई है जहाँ से लगभग माना जाता है तो आपका लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना माना जाता है। अगर माना जाए तो कथक नृत्य की आपका न्यू कहाँ से पड़ी? तो आपका बनारस घराने से हुई। कहाँ से? बनारस घराने से। फिर अगले प्रश्न चलते हैं। पंडित रविशंकर कौन से वादक से संबंधित हैं? बताइएगा। पंडित रविशंकर कौन से वादन से संबंधित है? पंडित रविशंकर आपका सितार वादक से संबंधित है। कौन से? सितार वादन से संबंधित है। पंडित रविशंकर किस वादन से संबंधित है? तो सितार वादन से संबंधित है। उन्होंने जुगलबंदी युगल संगीत शैली को बढ़ावा दिया था। कौन सी शैली? जुगलबंदी युगल शैली। जुगलबंदी युगल शैली को बढ़ावा दिया था। कौन? पंडित रविशंकर जी ने। और ये एक सितार वादन थे। कैसे? सितार वादन है कि सितार को बजाते थे। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 32 आपका संवैधानिक उपचारों का उपबंध। संवैधानिक उपचारों का उपबंध आपका संविधान 32 के अंतर है। कहता है इसमें आपका किसी भी मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निर्देश या आदेश के लिए रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। रीट जारी करने की शक्ति आपको प्राप्त होती है। कहाँ से? मौलिक संवैधानिक उपचारों के उपबंध से। यह आपका संविधान के अनुच्छेद 32 में जिसके बारे में बात कहा गया है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप लिया गया है कि भरतनाट्यम के प्रतिपादक कौन है? तो श्री राधा श्रीधर भरतनाट्यम के प्रतिपादक हैं। भरतनाट्यम में इनका बहुत बड़ा योगदान था। 2018 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। किसे? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्ट्रेटेजी के इसमें पूछ सकता है प्रश्न आपसे कि 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये है राधा श्रीधर। किस क्षेत्र में? तो भरतनाट्यम नृत्य के क्षेत्र में। भरतनाट्यम नृत्य के क्षेत्र में। भरतनाट्यम नृत्य अगर पूछ लिया कहाँ का नृत्य है तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और इसका एक नाम और है। इसका एक नाम और है क्या? बताइएगा आपका। इसका एक नाम और है क्या? दसी अट्टम। भरतनाट्यम का नाम एक और है। कौन सा? दसी अट्टम, जो कि तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसमें राधा श्रीधर ने 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजे गए थे।
चलिए फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन थे। कौन? सर जॉन साइमन साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। इसके बाद साइमन कमीशन से आपका और पूछ सकता है कि यह कब लागू किया गया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन आपका भारत संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए आया था, जो कि आयोग 1928 में ब्रिटिश भारत पहुंचा था। कब पहुंचे भारत में? तो 1928 में भारत पहुंचा था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। किस लिए आया था? किस लिए आया था साइमन कमीशन? तो आपको बता दें कि यह संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए आपको आया था। कौन? साइमन कमीशन कहाँ से? ब्रिटिश से भेजा गया था, जो कि भारत कब पहुंचा? 1928 में पहुंचा था। भारत में 1928 में पहुंचा था। फिर पूछा आपसे अगला प्रश्न कि गुरु पर्व त्योहार किस धर्म से संबंधित है। गुरु पर्व त्योहार मोस्ट इम्पॉर्टेंट त्योहार है। मेला महोत्सव त्योहार से प्रश्न आते हैं। तो गुरु पर्व त्योहार किस धर्म से संबंधित है आपसे पूछा है। तो सिख धर्म से संबंधित है। अगर बात करें गुरु पर्व त्योहार की, तो यह सिख परंपरा से एक उत्सव के आयोजन द्वारा गुरु के जन्म की सालगिरह का उत्सव मनाया जाता है। कौन से गुरु? सिख गुरु। वो कौन के आयोजन के सालगिरह पर, जन्म के सालगिरह पर मनाया, यानी कि बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। इसमें कुल 10 गुरु माने जाते हैं। उन्हीं के जन्मदिन पर जन्मदिन के वर्षगांठ के रूप में मनाई जाती है। ऐसे ध्यान रखिए। ये 10 गुरुओं जो है, सिख के 10 गुरु हैं, उन सभी गुरुओं के जन्म वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। कौन सा? गुरु पर्व त्योहार। ये आपका सिख धर्म से संबंधित है। चलिए फिर अगला प्रश्न पूछा है आपसे, अंजुम चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। तो सिंपल सी बात है, अंजुम चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? वो आपके क्रिकेट से संबंधित है। कौन से खेल? क्रिकेट से आपका अंजुम चोपड़ा संबंधित है। खेल से बहुत प्रश्न पूछते हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना भी है। फिर आपसे प्रश्न पूछा है, सबसे सिंपल प्रश्न है, हरित क्रांति कब शुरू हुई भारत में। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? सबसे पहले यहाँ बता दीजिए आप, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है और विश्व में कौन है, दोनों बताना है आपको। चलिए विश्व को हम बता देते हैं, नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं। कौन? नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं। बोरलॉग हो जाते हैं विश्व के जनक। किसके? हरित क्रांति में विश्व के जनक, विश्व में हरित क्रांति लाने वाले कौन होता है? नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं। लेकिन अगर भारत की बात करें तो उसमें आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में तत्काल प्रश्न बता देते हैं कि भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई। तो 1965 से 1966 में शुरू हुई। सबसे पहले किस फसल पर लागू किए गए, इसे बताइएगा। सबसे पहले कौन सी फसल पर लागू किए गए, इसे भी बताइएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन होते हैं? तो आपका एम एस स्वामीनाथन जी हो जाते हैं। कौन? एम एस स्वामीनाथन हो जाते हैं। विशेषकर सबसे पहले ये बात करें तो गेहूं और चावल की फसल पर लागू किया गया था। गेहूं और चावल की फसल पर लागू किया गया था। ठीक है, फिर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना था। इसी के साथ साथ बताइएगा आपका आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात बता दीजिए। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका राजस्थान का हो ही गया। तमिलनाडु को बता दीजिए। उसके बाद तमिलनाडु का बता दीजिए। अगर हम राजस्थान के लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात 996, यानी कि 996। पहले लिंगानुपात जान लेते हैं। लिंगानुपात कहते हैं मतलब 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या, जिसे हम लिंगानुपात कहते हैं। 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है उस जगह, उस राज्य में या उस देश में, उसे ही हम लिंगानुपात कहते हैं। तो हम पूरे राजस्थान प्रदेश की बात करते हैं तो राजस्थान प्रदेश में कुल 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? तो 996, यानी कि 996। उसी प्रकार हम आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात की बात करें तो आंध्र प्रदेश को हो जाता है 993।
993 यानी 993। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 931 931। और तमिलनाडु की बात करें तो 928 होता है। कितना? 928। तमिलनाडु में 928 महिला हैं 1000 पुरुष पर। फिर चलते हैं अगला प्रश्न आपका पूछा गया, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया क्या होता है? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया क्या होता है, ये आपका अंतिम प्रश्न है जो कि साइंस के लिया गया है कि ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल चलिए बता देते हैं। आपका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स करिए तो हम ऊर्ध्वपातन बता देते हैं। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया, जब हम किसी पदार्थ को ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित कर देते हैं, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित कर देते हैं, तो वही ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहलाती है। जैसे आपका कपूर हो गया, कपूर को जब जलाते हैं तो ठोस से सीधे, कपूर एक आपका ठोस पदार्थ है, अगर उसको जलाएंगे तो सीधे मतलब तरल अवस्था में आने से पहले वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। कपूर हो गया आपका। और नौसादर हो जाएगा। क्या? नौसादर को जलाने पर भी, नौसादर एक ठोस पदार्थ है, इसे जलाने पर आपका सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते कल वाली क्लास में। उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि अंतिम 30 दिनों की जीके की रणनीति आपका वीडियो अपलोड कर दिए गए, इसे आपका जाकर देख लीजिए सभी लोग। जितने टॉपिक इसमें बताए गए इस वीडियो में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एकदम सिलेक्टेड टॉपिक हैं जिससे प्रश्न आने ही आने हैं। सभी टॉपिक को आप आराम से कवर कर लीजिएगा। अगर क्लास अच्छी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।